नमस्कार बच्चों। मैं आपका कक्षा 8वीं का वर्ग शिक्षक यादव सादा प्रसाद आर, चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला आज आपको इतिहास विषय का पाठ दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। बच्चों, पाठ दूसरा यूरोप और भारत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पुनर्जागरण युग। यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच की शताब्दियां हैं। ये शताब्दियां पुनर्जागरण युग के रूप में मानी जाती है। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। इसका मतलब है कि अनेक नए नए संशोधन हुए, वैज्ञानिक नए नए रिसर्च करके नई नई बातें बताए, भौगोलिक खोजें हुई, नई नई जगहों को लोगों ने यूरोप से भारत तलक और पूरे विश्व का भ्रमण करने वाले अच्छे अच्छे नाविक थे, जिन लोगों ने नित्य नवीन खोजें किया। इसके लिए और बहुत सारे धार्मिक सुधार भी हुए, इसलिए इस युग को पुनर्जागरण युग कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंसी एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न व्यक्तिमत्व माना जाता है। पुनर्जागरण युग का सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व माना जाता है। वह अनेक शास्त्रों और कलाओं में पारंगत था। शिल्प कला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर उसका असाधारण अधिकार था। परंतु वह चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्ध हुआ। उसकी मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रकृतियां कालजयी बनी। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ढेर सारी कलाएं, ढेर सारी गुण और सभी कलाओं में निपुण और पारंगत, शिल्प कला हो, स्थापत्य कला हो, गणित के बारे में जानकारी हो या अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की जानकारी हो, संगीत की हो, खगोल विज्ञान, एक असाधारण व्यक्तिमत्व, अलग अलग विधाओं से पूर्ण यह व्यक्ति था। फिर भी लोग उसे एक अच्छे चित्रकार के रूप में जानते हैं। लियोनार्डो दा विंसी की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। मोनालिसा एक ह्यूमन कैरेक्टर, एक महिला की फोटो और एक संदेहास्पद मुस्कान जिसे कहा जाता है, सस्पिशियस स्माइल, उस महिला के चेहरे पर दिखाने की कोशिश लियोनार्डो दा विंसी ने की है। द लास्ट सपर, अंतिम भोजन, ईसा मसीह और उनके जितने भी सेवक के भक्त थे उनके साथ भोजन करते हुए ईसा मसीह की एक फोटो है, उन्होंने आर्ट बनाई है। ऐसी चित्रकृतियां तो आज भी जीवंत रूप में दिखाई देती। बच्चों, यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाई गई मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग है। और ये दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, फेमस पेंटिंग्स है दोनों भी, आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी कि उस समय उन्होंने बनाया था। धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की। ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। पहले रोमन कैथोलिक चर्च, जो ईसाई धर्मगुरु हुआ करते थे, लोगों की अज्ञानता का बहुत सारा फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे। अनेक कर्मकांड के नाम पर लोगों को लूटा जाता था, ठगा जाता था। लोगों की परिस्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। तो बहुत सारे विचारशील विचारकों ने
अपने स्वतंत्र बुद्धि से उसके बारे में सोचा और इन रोमन कैथोलिक चर्च के धार्मिक गुरुओं का धर्म गुरुओं का विरोध किया और लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया कि सच्चा धर्म क्या है। भौगोलिक खोज 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तुर्कियों ने मार्ग बंद कर दिए। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इससे भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ हुआ। जब एक रास्ता बंद कर दिया गया जो यूरोप और एशिया को जोड़ा करता था, तुर्कियों ने इस मार्ग को बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया के मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अनेक भौगोलिक खोजों का सहारा लेना पड़ा। उसमें प्रमुख भौगोलिक खोजें कुछ यहाँ पर दी गई है। 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जल मार्ग की खोज करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकले। 1487 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोल्यूम डायस चल पड़ा, परंतु वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। भारत की खोज में 1487 में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक निकला, बार्थोलोम्यू डायस, किंतु वह भारत के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर केप ऑफ गुड होप एक जगह का नाम है, वहां पर पहुंच गया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक नाविक, बहुत ही साहसिक व्यक्ति था, पश्चिम की दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था, लेकिन वह अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया। इसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में आ पहुंचा। से कोलकाता कलकत्ता भी कहते हैं। तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से दक्षिण अफ्रीका की परिक्रमा करते हुए भारत पहुंचा। यूरोप में वैचारिक क्रांति। पुनर्जागरण युग में जो परिवर्तन आए, उनके फलस्वरूप यूरोप की यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई। इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई। पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्धा में से समाज मुक्त होने लगा। प्रस्थापित रूढ़ियों और मान्यताओं तथा घटित घटनाओं की ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इस समग्र परिवर्तन को वैचारिक क्रांति कहा जाता है। इस वैचारिक क्रांति द्वारा यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं आविष्कार को प्रोत्साहन मिला। अनेक नए नए विचारक आए। तर्कपूर्ण दृष्टिकोण उनमें था, उन्होंने तर्कपूर्ण हर चीज को सोचना शुरू किया। तो कई वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से जो पुरानी अज्ञानता थी, लोगों में अंधश्रद्धा जो कूट कूट कर भरी थी, अपने वैचारिक क्रांति के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास अनेक समाज सुधारकों ने किया। बहुत सी रूढ़ियां मान्यताएं जो समाज को दूषित करके रखी थी, विघटित करने का जो काम कर रही थी, उसे दूर करने का प्रयास ऐसे महान विचारकों ने किया। इसे ही वैचारिक क्रांति कहा जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 निवेश स्थापित किए। प्रारंभ में इंग्लैंड का इन उपनिवेशों पर कहने के लिए वर्चस्व था, परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन और कर लादने प्रारंभ किए। अमेरिका के इन उपनिवेशों में रहने वाली स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेशों के
विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अमेरिका के इन उपनिवेशवादियों ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया। अंततः उपनिवेशों की सेना की विजय हुई। यह घटना अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध के रूप में जानी जाती है। इसी में से एक नया देश, संयुक्त राज्य अमेरिका संघ राज्य का उदय हुआ, जिसमें शासन प्रणाली, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया। विद्यार्थियों, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में वर्णित है। इंग्लैंड, जिसे कहा जाता था कि पूरे विश्व में उसका सूरज कहीं कभी अस्त नहीं होता था, उसने अमेरिका पर भी कभी राज किया था। 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। उपनिवेश अर्थात सबसे पहले वहां पर इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व बनाया, अपने ही चीजों को बेचना, एक तरह से मार्केट बना करके रखा था, उसे बाजार बनाया था। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। अनेक कठोर बंधन लादे गए, कर लादे गए, टैक्स, नए नए तरह के टैक्स लादे गए, जिसकी वजह से वहां की जनता त्रस्त हो गई और अनेक स्वतंत्रता प्रिय लोगों ने, अमेरिका के जो स्वतंत्र प्रिय जनता थी, उसने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने विरोध को चलने की बहुत कोशिश की। फिर जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में एक सैन्य का गठन किया गया। ब्रिटिशर्स की उसमें पराजय हुई और अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध आज भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात उसकी ये रही कि उसके बाद वहां पर एक लिखित संविधान आया, नई लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, जो आज भी वहां पर कायम है और पूरे विश्व को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने के लिए अग्रसर करने का काम अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध ने किया। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा। छोटे घरेलू उद्योग धंधों का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया। हथकरघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग प्रारंभ हुआ। रेल और जलयानों जैसे यातायात के नए साधन आए। यंत्र युग का अवतरण हुआ। इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई। वहां पर नए नए आविष्कार हुए। वाष्प शक्ति से चलने वाले अनेक यंत्र शुरू किए गए। हथकरघा, हाथ से पहले कपड़े बुने जाते थे, अब बिजली का उपयोग करके करघे का उपयोग शुरू हुआ। बड़ा तेज गति से काम शुरू हुआ। जिस काम को करने में महीनों लगते थे, अब एक दिन में उतना ही प्रोडक्शन किया जा सकता था। रेल और जलयान जैसे यातायात के नए नए साधन आए और इन यातायात के साधनों की वजह से संपर्क बढ़ा, लोगों का मार्केट बढ़ा, व्यापार बढ़ा। इसे ही कहते हैं औद्योगिक क्रांति। साम्राज्यवाद, विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए निवेश स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बने। बच्चों, जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने के बाद मार्केट की तलाश शुरू हुई। तो एशिया और अफ्रीका पहले से काफी पिछड़ा हुआ था, वहां पर कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। तो यूरोपीय देशों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। एशिया और अफ्रीका के कई देशों को इन लोगों ने उपनिवेश बनाया और एक तरह से मार्केट की तरह उपयोग करने लगे, एक बाजार की तरह उपयोग करने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद। भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच कांटे की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी।
इस कंपनी ने जहांगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत में गोदाम की स्थापना की। इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता था। पहले व्यापारी बनकर के आए ब्रिटिश, छोटे छोटे व्यापारी अपना व्यापार करते थे, जैसा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू किया अंग्रेजों ने। फिर वहां की ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने अपना साम्राज्यवाद स्थापित करना शुरू किया। सबसे पहले जहांगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना एक गोदाम बनाया और यहीं से इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड के बीच के व्यापार का संचालन शुरू हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष। भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे। ये युद्ध कर्नाटक युद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, अर्थात अपना पांव पसारने के लिए, पांव जमाने के लिए भारत देश में अंग्रेज, फ्रांसीसी और उसके पहले स्पेन, डच, पोर्तुगीज, इन लोगों के बीच कई संघर्ष हुए। बहुत सी द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें से एक युद्ध यहाँ पर दिया है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 3 युद्ध का यहाँ पर जिक्र है, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया और पूरी तरह से अंग्रेज हमारे देश पर हावी हो गए। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव। सबसे पहले सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह जहांगीर से परमिशन लेकर के अपना गोदाम बनाया, गोडाउन बनाया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने पांव पसारने लगी, वहां पर नींव रखी गई। बंगाल प्रांत भारत का अत्यंत समृद्ध संपन्न प्रांत था उस समय। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब पद पर आसीन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक से बंगाल प्रांत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी और ये अधिकारी उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों ने नवाब से अनुमति प्राप्त किए बिना कोलकाता में अपने गोदाम के चारों ओर बाड़ खड़ी कर दी। परिणामतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर कोलकाता का गोदाम अपने नियंत्रण में कर लिया। इस घटना से अंग्रेजों में असंतोष प्राप्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और अपने पक्ष में कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने थी, परंतु मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणामतः सिराजुद्दौला की पराजय हुई। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो अंग्रेजों की पहले से ही नीति थी फूट डालो और राज करो। उस समय सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब पद पर आसीन थे, उनके साथ परमिशन लिया था, लेकिन अपने जो जितना परमिशन मिला था उससे अधिकार क्षेत्र से अधिक करना अंग्रेजों ने बिना अनुमति के कई कार्य करना शुरू किए। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि कोलकाता में जो गोदाम बनाया था उसके चारों तरफ बाड़ खड़ी कर दी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया। आक्रमण करके उस गोदाम को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस घटना से अंग्रेजों में असंतोष व्याप्त हुआ। अब रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या किया, कूटनीति का सहारा लेकर नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, उससे नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और जब प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, अर्थात मीर जाफर ने अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का आदेश नहीं दिया, जिसकी तरह से युद्ध की जो परिस्थिति थी उसमें बिना लड़े ही सिराजुद्दौला की पराजय हुई और उस स्थिति को, बिगड़ती स्थिति को देख करके सिराजुद्दौला युद्ध भूमि छोड़कर
भाग खड़ा हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों की विजय हुई। और इस तरह से अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल प्रांत पर फूट डाल करके राज करने की शुरुआत कर दी। अंग्रेज मैसूर संघर्ष बहुत ही प्रसिद्ध संघर्ष है। इतिहास में इसका वर्णन बहुत ही सुनहरे अक्षरों में किया गया है। मैसूर राज्य के हैदर अली ने विद्रोह करके मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। हैदर अली लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। अनेक संघर्ष हुए। जब तक जीवित थे तब तक अंग्रेज वहां पर सत्तासीन नहीं हो पाए। और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे विराजमान हुए। उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध अपना युद्ध जारी रखा। अंततः 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टन में हुए युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इस तरह से लगभग 17 से 18 वर्षों तक लगातार पिता पुत्र ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का राज मैसूर प्रदेश पर हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर प्रदेश को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने हेतु अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमा की ओर मुड़े। उन्हें भय था कि रूस भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा। परिणामतः अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का निश्चय किया। अफगानिस्तान में जाने वाले मार्ग सिंध में से होकर जाते थे। अतः सिंध का महत्व अंग्रेजों के ध्यान में आ गया और 1843 ईस्वी में उन्होंने सिंध प्रांत को भी हड़प कर लिया। अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण न कर दे भारत की सहायता से। इसलिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को भी अपने कब्जे में लेने का निश्चय किया। और वहां का जो रास्ता था अफगानिस्तान तक जाने का वह सिंध प्रांत से होकर के जाता था। इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने सिंध प्रांत के महत्व को समझते हुए 1843 ईस्वी में उसे हड़प लिया। सिख सत्ता की पराजय। सिंध प्रांत पर कब्जा होने के बाद अंग्रेजों ने सिंध प्रांत के बाद सिख सत्ता की पराजय हुई। अंग्रेजों ने पंजाब प्रांत पर सिंध के बाद पंजाब पर कब्जा करने की सोचा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब की सत्ता रणजीत सिंह के हाथ में थी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका अल्पवयीन बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठे। उसकी ओर से उनकी मां रानी जिंदन राज्य का प्रशासन चलाने लगी, परंतु सरदारों पर उनका कोई अंकुश नहीं रह गया। इस अवसर को पाकर अंग्रेजों ने कुछ सरदारों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण करेंगे ऐसी सोच सिखों की बन गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। सिख अंग्रेजों में हुए इस प्रथम युद्ध में सिखों की पराजय हुई। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को गद्दी पर यथावत बिठाए रखा। पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और यह कुछ स्वतंत्रता प्रिय सिखों को मान्य नहीं था। मुल्तान का अधिकारी मूलराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस युद्ध में हजारों सिख सैनिक उतर आए। इस दूसरे युद्ध में भी सिख पराजित हुए। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब प्रदेश को अपने राज्य के साथ जोड़ दिया। अंग्रेजों ने सिखों के साथ अनेक युद्ध किए। उसमें से 2 युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे दलीप सिंह गद्दी पर बैठे। दलीप सिंह की माता रानी जिंदन राज्य का प्रशासन चला रही थी, किंतु सरदारों पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण नहीं था, अंकुश नहीं था। इस चीज का फायदा लेकर के अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण करने की सोचा। लेकिन इस चीज को जैसे ही सिख लोगों को पता चला, सिखों ने मिल करके अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। किंतु इस सिख अंग्रेजों के युद्ध में सिखों की पराजय हुई। फिर भी अंग्रेजों ने दलीप सिंह को राजगद्दी पर यथावत बिठाए ही रखा। अंग्रेजों का प्रभाव पंजाब में बढ़ता ही जा रहा था। वहां के स्वतंत्रता प्रिय सिखों को यह बात मान्य नहीं थी। वहीं मुल्तान के अधिकारी मूलराज ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, उसमें हजारों सैनिक उनके सहयोग के लिए उतर पड़े। इस युद्ध में भी 1849 में जो युद्ध हुआ था उसमें भी अंग्रेज
अंग्रेजों के हाथों से सिखों की पराजय हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना प्रभाव पंजाब प्रदेश पर बढ़ाना शुरू किया और अपने अधीन जितने भी राज्य किए थे अंग्रेजों ने, उसमें पंजाब को भी जोड़ दिया। मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण और प्रबल सत्ता थी। मराठों को पराजित करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, किंतु मराठों को बिना पराजित किए भारत में अपनी सत्ता पूरी तरह से स्थापित नहीं कर सकते थे अंग्रेज, उसको सुदृढ़ नहीं बना सकते थे। अब अंग्रेजों ने मराठों में किस तरह से फूट डाल करके उन्हें हरा करके अपने राज्य सुदृढ़ राज्य की नींव रखी, इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। उम्मीद है बच्चों यह पाठ समझ में आया होगा। इस बच्चों अगर पाठ आपने ध्यान से सुना होगा तो स्वाध्याय आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विकल्प दिए हैं 4। इन विकल्पों में से सही विकल्प क्या है इस रिक्त स्थान में भरना है। ये तीनों आसानी से आप हल कर सकते हैं। उसके बाद पाठ के आधार पर सारणी पूर्ण करना है। समुद्री नाविक कौन था? उसने जिसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा था। उसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस। और यहाँ पर एक जो रिक्त स्थान है, पाठ के माध्यम से आप इसको आसानी से भर सकते हैं। फिर भी कोई कठिनाई होगी तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।